Welcome to this very special edition of our special broadcast on a film that's going to release this weekend called Thakre. I have with me the producer and the lead star, Mr. Sanjay Raut of the Shiv Sena, and Nawazuddin Siddiqui, who is the lead actor. And in the studio with me, my colleague and senior editor at Mirror Now, Mandar Phanse, who has been tracking the Shiv Sena for over 20 years. And perhaps as a journalist knows more about the party than most other journalists in the market right now. So I welcome all of you to the conversation. My first question to Mr. Raut. Sanjay ji, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद. आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, तो पहले तो बधाई आपको. क्या आप हम बता सकते हैं कि आपने क्यों डिसाइड किया कि बाल ठाकरे जी की जिंदगी के ऊपर आपको एक फिल्म बनानी है? क्या ये इलेक्शंस के ऊपर कुछ डिसीजन हुई आपकी? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है. इलेक्शन का इस फिल्म का कोई संबंध नहीं है जी. मैं मानता हूं कि एक ऐसी पर्सनालिटी रही हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में, आर्ट फील्ड में, एज अ कार्टूनिस्ट, और एक बायोपिक. लोग ऐसी बड़ी पर्सनालिटी का देखना भी चाहते हैं. मैं हमेशा उनके साथ रहा हूं, और जब भी मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में देखा है, सुना है, उनके साथ रहा हूं, तो मुझे हमेशा लगा कि ये इतनी बड़ी पर्सनालिटी हमारे देश में हुई है. चाहे उनके साथ विवादों का बहुत बड़ा एक जखीरा रहता था, तो मुझे लगा कि लोगों को समझना चाहिए कि बाला साहब ठाकरे रियल में कैसे बने. आपने जब देखा है तो वो बाला साहब ठाकरे देखे है आफ्टर 1992, लेकिन बाला साहब की जो जर्नी है वो 1961 में शुरू हुई है. वो जो 25 साल थे उनके ज़िंदगी में बहुत अहम थे, बहुत संघर्षमय थे. बहुत ही ज़िंदगी में जो एक फाइट करनी पड़ती है अपने अस्तित्व के लिए, अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए, वो देखना, सुनना बहुत रोमांचक रहा. तो मुझे लगा कि ये सब अगर बड़े पर्दे पर आता है तो ज़रूर लोग बाला साहब के बारे में ज़्यादा जानेंगे. और एक फिल्म के पर्दे पर एक फिल्म एक ऐसा माध्यम है कि लोग बहुत ही रोचकता से ऐसी फिल्में देखती है. रियल बायोपिक, मैं मानता हूँ ये रियल बायोपिक है. उसमें कोई विडंबन नहीं है, ना कोई मसाला डाला है, कुछ नहीं. क्योंकि बाला साहब का पूरा जीवन इतना मसालेदार रहा कि उसमें कोई डालने की जरूरत नहीं रही हमें. मिस्टर राउत, आप ये बताइए, आप भी एक पत्रकार थे. बाला साहब ने आपको सेलेक्ट किया था सामना चलाने के लिए जब आपने शिवसेना ज्वाइन की थी. उस टाइम पे क्या आपने क्रॉनिकल की थी उनकी जिंदगी? एंड ये स्क्रिप्ट जो है अभी जिसकी फिल्म बनी है, अभी आपने स्क्रिप्ट पे भी मदद किया. डिड यू ऐड द डिटेल्स इनटू द फिल्म दैट मे बी अदर पीपल डिड नॉट हैव द एक्सेस टू सी? डेफिनेटली बाला साहब की जिंदगी की छोटी छोटी बातें मैं इस स्क्रिप्ट में लाने की कोशिश की है. जैसे कि आपने जो कहा कि जी हाँ, मैं जरूर एक पत्रकार हूँ, लेकिन जब बाला साहब ने मुझे सिलेक्ट किया था कि आप सामना के एडिटर हो गए, मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरह से मैंने नवाज भाई का सिलेक्शन किया था कि आप ठाकरे हो, हाँ, उसी तरह से बाला साहब ने मुझे कहा था कि आप सामना के संपादक हो. उस दिन तक मैंने कभी एक लाइन की न्यूज नहीं लिखी थी. उस दिन तक मैंने कभी एडिट नहीं लिखा था, अग्रलेख जिसे कहते हैं. लेकिन बाला साहब की दृष्टि ऐसी रही हमेशा कि उसके बाद में सामना की जो पहचान रही वो उनके फायरी एडिटोरियल्स, उनके एक न्यूज़ की स्टाइल. लेकिन जिस दिन मुझे बाला साहब ने सिलेक्ट किया था कि नहीं ये मेरा एडिटर है संजय, ये सामना देखेगा, उस दिन तक मुझे कुछ आता नहीं था. बाला साहब ने मुझे बनाया. ये बाला साहब थे कि उनको एक व्यक्ति की पहचान होती थी कि ये व्यक्ति में कुछ है, ये लड़का यही कर सकता है, ये कर सकता है. और सभी उनके जो कलीग्स थे हमारे जैसे, सबको काम बांट कर देते थे. आप यही करोगे, आप यही करोगे, आप यही करोगे. नवाजुद्दीन जी, आपसे सवाल है कि जब संजय राउत ने आपसे कहा कि ठाकरे तो आप ही बनेंगे, तो आपका रिएक्शन क्या था? वो यू रेडी फॉर द रोल? आप ये आपकी दूसरी बायोपिक है मंटो के बाद, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर. वो यू रेडी फॉर दैट चैलेंज? व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन ही पिक्ड यू? रिएक्शन मेरा यही था, हालांकि मेरी तीसरी बायोपिक है, बट रिएक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं कि राव साहब मुझे जाते ही 2 मिनट में बोल देंगे कि भाई ठाकरे आप कर रहे हैं. तो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही अचरज था. बहुत ही मुझे भी बहुत ही वो हुआ कि आउट ऑफ द ब्लू अचानक से राव साहब ने मुझे बोल दिया. पता नहीं इन्होंने कुछ देखा है कि नहीं, मेरा क्या है, कुछ काम देखा है या नहीं.
तो उस वक्त पे तो मेरा रिएक्शन ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। बट जब मैं अपने दोस्तों से मिला नीचे जाके, तो आई थिंक बहुत मुझे खुशी इसलिए हुई क्योंकि वाकई वो बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर था, और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि नर्वसनेस भी थी उस खुशी में, मैं तो कैसे हो पाएगा कैसे नहीं हो पाएगा। आई थिंक जब भी नर्वसनेस होती है, आई थिंक वो सबसे वही कैरेक्टर सबसे अच्छे निकल के आते हैं एंड ऑफ द डे। और नवाजुद्दीन जी, एज एन ऑडियंस मेंबर आई वांट टू आस्क यू दिस, आजकल बहुत बायोपिक्स बन रहे हैं और ऑडियंस को ऐसा लगता है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी, संजय राउत तो शिवसेना की मेंबर है, जब अगर वो स्क्रिप्ट देख रहे हैं तो शायद ये पूरा उतनी ऑनेस्ट नहीं होगी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें दोनों नहीं बताएगी। ये थोड़ा सा इट विल बी अ लिटिल बिट ऑफ लीनिंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एंड इट वोंट बी कंप्लीटली ऑनेस्ट। तो आप हमें बता सकते हैं कि दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें दोनों बताए हैं कि इज इट अ कंप्लीटली ऑनेस्ट फिल्म? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग बहुत ही जल्दी ओपिनियन दे देते हैं बिना फिल्म देखे। हर चीज़ अलग अलग होती है, पहले हम लोग फिल्म देखें, उसके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि भाई ये कितनी ऑनेस्ट है। और दूसरी बात ये कि हम लोग अगर फिल्म के ऊपर ही बात करें कि भाई ये अगर आप देखेंगे कि ये एक फ़िल्म है बाकायदा, और कितनी डिफ़िकल्ट फिल्म थी, और क्योंकि बाड़ा साहब की ऐसी शख्सियत को पर्दे पर उतारना और उनके इतने बड़े कार्यकाल को, जब से वो संघर्ष के उनके कार्टूनिस्ट थे और उसके बाद वो जहाँ तक फिल्म ख़त्म होती है वहाँ तक का पूरी जर्नी को उतारना, और बिल्कुल क्योंकि उसमें कुछ हमें करने की ज़रूरत थी, जैसे बाला साहब थे उतना ही अगर हम वही हमने उतारा है। और वही आई थिंक जैसे राव साहब ने कहा कि बहुत ही उसमें कुछ मसाला डालने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ उनको उनकी लाइफ को उतार दो, वही सब उसमें ही मसाला है। तो हमें उसमें करने की कुछ खास ज़रूरत नहीं थी कि भाई हम ये भी डाल दें, थोड़े गाने डाल दें, थोड़ा डांस भी दिखा दें, थोड़ा वो भी कर दें, ऐसा कुछ हमने करने की ज़रूरत नहीं थी उसमें, क्योंकि वो इतनी इंटरेस्टिंग बाला साहब की जर्नी है, तो उसी को हम समेट लें, वही बहुत था हमारे लिए। जी संजय जी, एक सवाल पूछना जरूर चाहेंगे आपको, क्योंकि लगातार आपने साथ दिया है बाला साहब का इतने सालों से। जो बर्ताव रहा था, जो शख्सियत आप लेकर आना चाह रहे थे इस फिल्म में, क्या आप पूरी तरह से एक तरह से सेटिस्फाइड है इसको लेकर? क्योंकि जो बर्ताव बाला साहब का अलायंस को, गठबंधन को लेकर था, वो बर्ताव आपने इस फिल्म में लाया है या नहीं लाया है, दिखा पाए या नहीं दिखा पाए? देखिए, ये एक ऐसी फिल्म है उसमें राजनीति, पॉलिटिक्स कम है, और जिस गठबंधन की बात आप करते हो वो तो 1992 के बाद शुरू हुआ गठबंधन की राजनीति देश में। और हमने एक ऐसा पीरियड दिखाया बाला साहब का जो उनके जीवन की शुरुआत है, उनके संघर्ष की शुरुआत है। एक पीरियड है 1961 से 1995 तक, यहाँ तक हम आए हैं यहाँ। और इस दरम्यान जो महत्वपूर्ण घटना उनकी ज़िंदगी में आसपास घटी है, उसका ऊपर ये स्टोरी हमने बनाई है। तो एक गठबंधन वगैरह तो उनके ज़िंदगी में आए और चले गए, लेकिन एक गठबंधन के साथ बाला साहब हमेशा जुड़े रहे। वो ऑफकोर्स शिवसेना बीजेपी का 25 साल तक गठबंधन बाला साहब ने निभाया अपनी ताकत पर, अपने स्वभाव से। जी, लेकिन आपको ये लगता है कि जो जिस तरह से जो एक शख्सियत लेकर आना चाह रहे थे आप बाला साहब की, और आज उसमें से आप क्या कहना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे, खास करके क्योंकि जाहिर सी बात है आपने जबकि ये बाला साहब की बायोपिक लेके आए हो, तो कुछ ना कुछ एक पॉलिटिकल मैसेज भी आपको देने की जरूरत आपको शायद लगती हो इसमें। पॉलिटिकल मैसेज तो ठीक है, एक ऐसा नेता इस देश में पैदा हुआ जो सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचता था, अपने देश के बारे में सोचता था, और बहुत ही पारदर्शक तरीके से बाला साहब की राजनीति रही, कोई बात छुपी नहीं, और बिंदास, जैसे मराठी में बेधड़क जो होगा वो देखा जाएगा। इस प्रकार की कैरेक्टर्स हमारे राजनीति में अब कम है। मुझे लगता है बाला साहब आखिरी नेता थे उस पीढ़ी के और उस स्टाइल के। मिस्टर राउत, क्या ये फिल्म मुंबई राइट, वो एंटी साउथ इंडियन मैसेजेस और बाबरी मस्जिद को भी इंक्लूड करती है? क्या वो सारी कहानियां हैं इसमें? देखिए, ये जो बात है राइट्स, एंटी साउथ इंडियन, देखो ये बाला साहब की पूरी जर्नी का एक छोटे छोटे उसमें से जो एक भाग है।
लाइफ में हुआ है उनके सब, जब राजनीति शुरू की थी। अगर आप बायोपिक बनाते हैं जी, तो उस नेता के आसपास इर्द गिर्द जो घटनाएं घटी है वो तो हमको दिखानी पड़ेगी। हाँ, हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है वो तोड़कर हम बायोपिक नहीं बना सकते। जैसे मैंने कहा कि वो शिवसेना प्रमुख थे और हमेशा मानते थे कि शिवसेना प्रमुख पद देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी ऊपर है, क्योंकि लोग मेरी बात मानते हैं, इसलिए कि मैं शिवसेना प्रमुख हूँ। इस देश में शायद प्रधानमंत्री की बात कोई मानेगा नहीं, राष्ट्रपति की बात नहीं कोई मानेगा, लेकिन बाला साहब ठाकरे कहते तो पत्थर की लकीर थी, लोग उनके ऊपर विश्वास रखते थे। तो ऐसी जो व्यक्ति है, जो एक लेजेंडरी है, और उनके आसपास ऐसी बहुत सी घटना उनके जीवन काल में घटी है, जिसमें से आपने जो 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 रेफरेंस दिया है, वो उसके सिवाय तो ये बायोपिक पूरी नहीं हो सकती। जी। नवाजुद्दीन जी, आपने ये रोल के लिए प्रेपरेशन कैसे किया? ऑब्वियसली Mr. Thackeray is not here anymore to follow him personally, but did you go over the video footage? आपने तैयारी कैसे की ये रोल के लिए? तैयारी बहुत सारे उसके वो थे, लाइक फॉर एग्जांपल तरीके थे। एक तो ये था कि उनके जो जितने भी फुटेज उनका इंटरनेट पे है, उनकी स्पीचेस, उनके इंटरव्यूज़ हैं, वो देखे। और उसके अलावा जो उनके जो ख़ास उनको जो जानते थे पर्सनली, जो उनसे जानते थे, उनके अपने अपने जो थॉट थे उनको लेके उसके बारे में। और सबसे ज़्यादा जो राव साहब, क्योंकि राव साहब ने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बाला साहब के साथ गुजारा है, तो हमारा फोकस वही था कि पर्सनल स्पेस में बाला साहब कैसे रहते होंगे, किस तरह के थॉट रहे होंगे उनके, किस तरीके से बातें करते होंगे, किस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, हैबिट्स जो होती हैं, उसकी जानकारी राव साहब ने दी और उसी को बेस बना के तैयारी की गई। और ये जो उनकी आइडियोलॉजी थी नवाजुद्दीन जी, और आपने ऑब्वियसली काफ़ी रिसर्च किया होगा, काफ़ी उसके बारे में पढ़ा होगा। Did you have to separate yourself as an artist from the ideology? Do you have an opinion on the ideology? सी एज एन एक्टर तो देखिए, हमें हर बार चेंज करना पड़ता है अपने आप को। आज मैं अगर ये किरदार कर रहा हूँ, कल को गणेश गायतोंडे करना पड़ता है मुझे, है ना, परसों मुझे मंटो करना पड़ता है जी। तो अगर मैं एक ही जगह स्टिक हो जाऊंगा, एक ही जगह खड़ा हो जाऊंगा, तो वो तरह तरह के किरदार जो हैं वो निभाना मुश्किल हो जाएगा मेरे से। तो एज एन एक्टर तो आई थिंक वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर एक तरह की मैं आइडियोलॉजी को लेके चलूँगा। हाँ, जो आइडियोलॉजी होगी, जब मैं वो किरदार कर रहा हूँ उस पर मुझे फेथ करना होगा, उस पर मुझे उसको जस्टिस करने के लिए, उनकी सारी चीज़ों को जस्टिस करने के लिए, उस किरदार की वो सारी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी ऑफ कोर्स। जी, लेकिन नवाजुद्दीन, आपको एक मंटो की बात होती है, फिर बाला साहब की बात होती है, तो इतना दक्षिण और उत्तर जाने वाली जो ये विचारधाराएं हैं, तो किस तरह से आप इसके साथ जुड़ जाते हो? ये कलाकार के लिए काफी आसान नहीं हो सकता। आई थिंक वही तो सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है एक्टर के साथ के उसको, अगर आज की वक्त में मुझे बिल्कुल अलग अलग तरह के रोल किरदार मिल रहे हैं, तो आई थिंक एज एन एक्टर इससे बड़ी खुशी की बात क्या होती है। जहाँ मैंने 25-30 साल लगाए उस चीज़ के ऊपर, कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि कंफर्ट जोन वाला कैरेक्टर करूँ, एक ही तरह के कैरेक्टर करता चला जाऊँ। अलग अलग तरह के कैरेक्टर करने की हमेशा से ख्वाहिश थी और आज वो पूरी हो रही है। तो अच्छा, किसी भी एक्टर को, वर्ल्ड में किसी भी एक्टर को अच्छा लगेगा। और बाला साहब का जो कैरेक्टर वो बहुत ही उसमें बहुत सारे डायमेंशंस है। आई थिंक वर्ल्ड के किसी भी एक्टर को करने में, आई थिंक मतलब किसी भी एक्टर के लिए चैलेंज होगा, वो करने में भी मज़ा आएगा आई थिंक। और थैंक गॉड मैं फॉर्चुनेट हूँ मैं कि मुझे इस तरह का कैरेक्टर राव साहब ने दिया। और नवाजुद्दीन जी, आपके जो तीनों आपने अभी नाम लिए, मंटो और गणेश गायतोंडे और अभी बाला साहब के जो किरदार आप निभा रहे हैं, इन तीनों कैरेक्टर्स में एक कॉमन चीज़ वो थी कि सारे बॉम्बे बेस्ड थे, बॉम्बे से और मुंबई से। जैसे मंटो के टाइम पे तो बॉम्बे था, अभी मुंबई है। शहर से बड़ी प्यार थी तीनों कैरेक्टर्स को। तो हैज बॉम्बे और मुंबई प्लेड अ वेरी इंटेग्रल रोल राइट नाउ इन द टेक्सचर ऑफ दीज फिल्म्स एंड द कैरेक्टर? करेक्ट, ये बहुत अच्छी बात आपने पकड़ी। आई थिंक मैं तीनों कैरेक्टर एक खास बात थी कि तीनों को मुंबई से बहुत प्यार था। इवन गणेश गायतोंडे भी जब बाहर चला जाता है तो उसको हमेशा बॉम्बे की बहुत याद आती है और हमेशा बॉम्बे से हमेशा बड़ा प्यार था उसे। मंटो साहब को बॉम्बे से बड़ा प्यार था। जब उनसे बोला जाता है
कि आप कुछ लोग बोलते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ, तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान बम्बई को पाकिस्तान भेज दो तो चला जाऊंगा मैं। तो इतना प्यार था उनको। तो ऐसे ही बाड़ा साहब तो खैर इतना प्यार था उनको पूरे महाराष्ट्र से, मुंबई से। तो एक खासियत ये बहुत अच्छी है, आपने कॉमन थी एक ही खासियत सब तीनों कैरेक्टर्स में। और नवाज़ुद्दीन जी, क्या आपको कभी प्रेशर ये महसूस हो गई कि पूरी शिवसेना की जितने सारे मेंबर्स हैं, उनके सारे वर्कर्स हैं, उनको काफ़ी एक्सपेक्टेशन होगी इस फिल्म की, उनको बाला साहब याद रहेगा, वो कंपेयर करेंगे आपके कैरेक्टर और ओरिजिनल बाला साहब को। हैव यू एवर फेल्ट, डिड यू फील दैट प्रेशर व्हाइल यू आर डूइंग द फिल्म? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वो थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस चीज़ की। और मुझे नर्वसनेस भी थी उस चीज़ की कि मैं जस्टिस कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। बट थैंक गॉड जो कल स्क्रीनिंग हुई, पूरी फैमिली थी, सब के सब लोग आए हुए थे। और जो सबसे ख़ास लोग थे वो भी आए हुए थे, जो बाड़ा साहब के साथ रहे हैं वो भी आए हुए थे। सब लोगों ने देखा तो सबका यही था कि भाई आपने वो हैबिट्स कैसे पकड़ी, वो वैसे ही करते थे, वो वैसे ही करते। उस तरह के जो कमेंट मिले तो एक बहुत अपनी खुशी हुई कि थैंक गॉड जो मेहनत की थी वो रंग लाई एंड ऑफ द डे। तो वो आई थिंक एक्टर के लिए वो सबसे बड़ी खुशी वही होती है कि जिस चीज़ को लेके हम लोग चल रहे थे वो उसकी सराहना मिलती है। हमने कोशिश की है। आप भी जब कल रिलीज़ हो जाएगी तो आपको भी पता चलेगा कि कितनी कोशिश हमारी कामयाब हुई है। और जी संजय जी, जिस तरह से पूरा माहौल बदला हुआ है आज की तारीख में, जो राजनीति चलती है, बाला साहब के समय की जो एक राजनीति थी, क्या आपको लगता है ये राजनीति का जो एक पूरा कैनवास है बड़ा साहब, और वो उस कैनवास में अब हालांकि बाला साहब नहीं है, फिर भी वो है एक तरह से शिवसेना के स्वरूप में, आपको लगता है कि वही एक आइडिया जो है बाला साहब नाम की, वो आइडिया आगे बढ़ सकती है ऐसे इस समय के राजनीति के दौरान? देखिए, बाला साहब की राजनीति अपने स्टाइल की राजनीति रही। बाला साहब जब राजनीति करते थे वो कभी बाला साहब ने ये सोचा नहीं है कि उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। लोग और देश, स्टेट के बारे में बाला साहब ज़्यादा सोचते थे, उनकी आइडियोलॉजी थी। बाला साहब ने हमेशा कहा कि अगर आप किसी को एक वर्ड दिया है, किसी को एक प्रॉमिस किया है, वो फुलफिल करो। अगर आप नहीं कर सकते तो वचन, प्रॉमिस, शब्द मत देना उनको। ये बाला साहब की हमेशा रही। और बाला साहब ने बोलते थे कि मेरा जो शब्द है वो बंदूक की गोली की तरह है, एक बार छूट गई तो छूट गया, वापस नहीं आएगा, और मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। बाला साहब ने अपने ज़िंदगी में कभी कोई बात के लिए माफ़ी नहीं मांगी कि मैं ये बोला ही नहीं था, कि यार ये गलती से मेरे मुंह से निकल गया। इस प्रकार की बातें बाला साहब ने उनकी ज़िंदगी में कभी की नहीं थी। चाहे उसके लिए 100 बार कोर्ट में गए, फाइट हो गई, लेकिन बाला साहब ने कभी जो अपने मुंह से जबान निकली है उसको वापस नहीं लिया है। अभी तो ये आइडियोलॉजी नहीं रही। लोग नेता है, पॉलिटिक्स में है, दिन में जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे अपने शब्द और अपने वचन बदल देते हैं। ये बाला साहब हमेशा कहते थे। तो बाला साहब के जो स्टाइल रही वो आज नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। और इस बात पे पूछनी होगी संजय जी, आपने स्टेटमेंट दिया है कि अगर हंग पार्लियामेंट है तो आप तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन नितिन गडकरी के प्राइम मिनिस्टरशिप पे ही सपोर्ट करेंगे। क्या आपने डिसाइड किया अभी कि आपको दूसरा प्राइम मिनिस्टर चाहिए? देखिए, ये आपका सवाल है, पॉलिटिकल सवाल है। ठाकरे फिल्म से जो हमारी चर्चा चल रही है उनका कोई संबंध नहीं है। तो मुझे लगता है ठीक है, आने वाले समय में उद्धव ठाकरे जी जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन देश की राजनीति, माहौल जो जैसे बदल रहा है, जैसे कल प्रियंका गांधी अचानक पॉलिटिक्स में आ गई, उससे भी फर्क पड़ेगा राजनीति। यूपी में फर्क पड़ेगा, हिंदी बेल्ट में फर्क पड़ेगा। तो अभी देखना पड़ेगा क्या परिस्थिति, बदली हुई परिस्थिति में क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो शिवसेना के लिए निर्णय लेना वो ठीक है, हम ले लेंगे निर्णय। लेकिन क्या आपको कभी लगती है बाला साहब ठाकरे की राजनीति जो है, आपने दोनों तरह की राजनीति देखी है लगातार इतने सालों से राजनीति बाला में साहब ठाकरे की कमी, बाला साहेब ठाकरे की कमी हमें तो लगेगी, देश को लगेगी,
हिंदुस्तान, देश, महाराष्ट्र बाला साहब को हमेशा मिस करेगा और करता रहेगा। कमी तो रहेगी उनकी। संजय जी, आप हमें ये बताइए, ऑब्वियसली महाराष्ट्र में जाहिर सी बात है कि लोग तो ये फिल्म देखेंगे, लेकिन बाकी देश में क्या आप क्या उम्मीद प्रोड्यूसर के हिसाब से आप क्या उम्मीद रखते हैं इसके कलेक्शंस के और इसकी सक्सेस की? नहीं, देखिए, कलेक्शन जो होगा वो होगा। इस धंधे का गणित लेकर हम यहाँ नहीं बैठे हैं। बाला साहब की बायोपिक है, लोगों ने हमेशा बाला साहब के ऊपर अपार प्रेम किया है। लोग फिल्म देखने जाएंगे, लोग वापस एक बार पर्दे पर बाला साहब देखेंगे, नवाज भाई को देखेंगे, कहानी देखेंगे। हिंदुस्तान में तो पूरे देश में 2000 से भी ज़्यादा स्क्रीन हमारे पास है, और विदेश में 500 से भी ज़्यादा स्क्रीन पर ये फिल्म, चाहे न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएई हो, मलेशिया में है, यूके और यूएस में फिल्म लगेगी। ये चल रहा है, अच्छा रिस्पांस है फिल्म के लिए जी। और नवाजुद्दीन जी, जिस तरह से लगातार शिवसेना की एक अपनी भाषा रही है, बाला साहब की एक अपनी भाषा रही है, परप्रांतीयता की बात लगातार शिवसेना ने लाई थी शुरुआती दिनों में, बाद में वो हिंदुत्व की बात पर चले गए। तो आपको ये नहीं लगता है कि एक परप्रांतीय को आपको अपने आप पहले को खुद को मानते हो कि मुंबई में आप परप्रांतीय, और परप्रांतीयता के वो लेकर जो राजनीति चली उसको आप कैसे देखते हो? उस राजनीति की जो शुरुआत हुई वो बाला साहब ने की थी। देखिए, आई थिंक मेरे ख्याल से मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं, और हज़ारों नहीं करोड़ों लोग आते हैं, और उसमें हज़ारों लाखों के सपने पूरे होते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं आया, शायद मेरे सपने कहीं और पूरे नहीं हो सकते थे, और यहाँ पे हुए। और आज ऐसे वक्त में और ऐसा किरदार मुझे राव साहब ने दिया है, जो टाइगर थे मुंबई के, मतलब महाराष्ट्र के टाइगर माने जाते थे, तो और उसका किरदार मुझे, आई थिंक पहले इस चीज़ की एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, चाहे पार्टी हो चाहे राव साहब हो, उनको उस चीज़ का एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। मैं भले यूपी का हूँ और चाहे मुस्लिम हूँ, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को ना देखते हुए एक आर्ट को देखा, एक आर्टिस्ट को देखा। आई थिंक उससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है? जिस चीज़ के लिए मैंने 30 साल लगा दिए, मेरी लाइफ यही थी। मैं एक्टिंग करता था, एक्टिंग सीखी मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दिल्ली में, उसके बाद सपने लेके आया अपने यहाँ पे, और आज उसको मेरे सपनों को एक आयाम मिल रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है एज एन एक्टर मेरे लिए? और हर आदमी पूरे कर रहा है, अपने सपने पूरे करता है आके यहाँ पे। नवाजुद्दीन जी, आपसे सवाल है कि ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं ठाकरे जी के बारे में, बाला साहब के बारे में, जो हमने पढ़ा है न्यूज़पेपर्स में, जो हमने टीवी या न्यूज़ पे देखा। तो ये फिल्म करते समय क्या ऐसी कोई चीज़ आपने डिस्कवर की उनके बारे में जो शायद लोगों को मालूम नहीं है, और आपको लगा कि ये बात जो है उनके बारे में ये स्पेशल है? बहुत सारी उनकी जर्नी, एग्जैक्टली, बिल्कुल उनकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग रही है। जब वो बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे उस वक्त पे, और आई थिंक देश के ब्रिलियंट कार्टूनिस्ट थे उस वक्त पे वो। और वहाँ से जब उन्होंने देखा कि लोग बेरोज़गार हैं यहाँ पे, उनके लिए कुछ करना होगा, और उन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया और लोगों के लिए जीना शुरू किया। और जब वो हिस्ट्री मैंने पढ़ी तो तब लगा कि, वरना उससे पहले तो मुझे यही लगता था बाला साहब तो कड़क भाषण देने वाले वो रहे हैं, इंसान रहे हैं। लेकिन जब हिस्ट्री पढ़ी तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि अपने लोगों के लिए कितना, मतलब महाराष्ट्र के लिए कितना काम किया उन्होंने। तो ये आपको कल फिल्म रिलीज़ हो रही, पूरी उनकी जर्नी हमने कवर की है, वो सब कुछ सामने आ जाएगी। और जो उन्होंने काम किया, या जिस तरीके की भी उनकी लाइफ में जो घटनाएँ हुई, किस तरह अफेक्ट हुए उन घटनाओं से, वो किस तरह उनका जवाब दिया उन्होंने, वो सब कुछ उस 2.5 घंटे की फिल्म में है। मिस्टर राउत एंड मिस्टर सिद्दीकी, पहले तो बधाई हो आपको, आपकी फिल्म रिलीज हो रही है। वी विश यू वेरी वेरी गुड लक हियर ऑन मिरर नाउ, एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर योर टाइम एंड विश यू लक फॉर द फ्यूचर। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।